इसको बंद कर। You are now unmuted. हेलो, 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 वॉइस आ रही है प्रॉपरली? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने बाइनोमियल थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस और सीरीज में आपने पहले भी कुछ पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो बेसिक आइडिया आई थिंक आपको होगा, बट फिर भी हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को। तो फर्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं तो सीक्वेंस एंड सीरीज, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सीक्वेंस एंड सीरीज? बेसिक डिफरेंस क्या होता है सीक्वेंस एंड सीरीज में? अगर मैं बोलता हूँ कोई एक सीक्वेंस है और कोई एक सीरीज है, तो बेसिक डिफरेंस क्या है सीक्वेंस और सीरीज में? देखो, इफ आई राइट सीक्वेंस, सीक्वेंस मीन्स जैसे मान लो कोई भी नंबर्स है या कोई भी अल्फाबेट है जो किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, दोज आर इन आवर सीक्वेंस। ठीक है, लाइक सबसे सिंपल अगर मैं लिखूं 1 2 3 4 एंड 5 अप टू डैश डैश डैश। ओके, तो ये किसी एक पैटर्न को फॉलो कर, अगर उस पैटर्न के थ्रू अगर मैं नेक्स्ट टर्म फाइंड कर पा रहा हूँ, मैं कोई पैटर्न है जो कि वेल डिफाइंड है, एक लॉजिकल पैटर्न है। ठीक है, तो नंबर्स जो किसी एक वेल डिफाइंड लॉजिकल पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? एक सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो सीक्वेंस में जो टर्म्स होते हैं, ठीक है, इनकी कोई एक जनरल टर्म होगी an, इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस की जनरल टर्म। ठीक है, तो इसका मतलब n की जो वैल्यू होगी वो मोस्ट ऑफ द केस में हमारे पास नेचुरल नंबर होगी। n बिलोंग्स टू कैपिटल N, दैट मींस नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी an दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को किसी सीक्वेंस का an, दैट मींस दैट लॉजिकली टर्म जो गिवन है, जैसे मान लो मेरे को गिवन है 3n² - 1, तो अगर मैं इसमें n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करता हूं, तो मैं डिफरेंट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस फाइंड कर सकता हूं। जैसे मान लो मेरे को a1 फाइंड करना है, तो 1 वैल्यू पुट करेंगे, तो ये क्या हो गया 3 × 1 दैट इज 2। अगर मेरे को a2 फाइंड करना है तो n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो कितना हो गया 3 × 2 का स्क्वायर -1। व्हाट इज द वैल्यू? 4 × 3 12 - 1 11। सिमिलरली मेरे को किसी भी नंबर का टर्म फाइंड करना है, लेट्स सपोज आपने बोला मेरे को कि 10th नंबर का टर्म फाइंड करना है, तो 10th नंबर का जो टर्म होगा वो होगा 3 × 10² -1, तो ये कितना हो गया 300 -1 दैट इज इक्वल टू 299, इजंट इट? ओके, तो ये हमारा एक तरीका है, अगर हमें किसी भी सीक्वेंस का जनरल टर्म पता हो, ठीक है, तो हम उस सीक्वेंस का कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमें कोई सीक्वेंस दी हुई है, अगर हम उस सीक्वेंस का पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो किस पैटर्न से फॉलो हो रही है, तो हम ये जनरल टर्म उसका फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करके उसे जनरलाइज कर सकते हैं। अब बात आती है, ये जो सीक्वेंस तो हमें समझ में आई, अब सीरीज क्या है? व्हाट इज दिस सीरीज?
ये जो सीक्वेंस की टर्म थी, अगर मैं इन्हें प्लस साइन के साथ ऐड करके लिखता हूँ, अब इफ आई राइट लाइक दिस सीक्वेंस टर्म एज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डैश डैश डैश, तो ये जो प्लस साइन के साथ लिखी हुई है ये हमारी सीरीज कहलाएगी। ओनली डिफरेंस इज दैट अगर सीक्वेंस की टर्म को विद सम प्लस ऑपरेटर ऐड करके लिखा जाए तो वो हमारी एक सीरीज बोली जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक now this is clear to you what is sequence and what do you mean by series, okay okay so अब हम जो इस चैप्टर में बेसिक सबसे पहला जो सीक्वेंस या सीरीज में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा पहले। तो एपी किस टाइप का सीक्वेंस होता है? एपी के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे पास पहले कोई एक फिक्स नंबर है, जैसे मान लो ए हमारा कोई पहला नंबर है, तो इस सीक्वेंस का जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो किस तरीके से आएगा कि ए के अंदर मैं कोई भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड करूं, तो हमने एक कांस्टेंट क्वांटिटी डी को ऐड किया, तो ये मेरा फर्स्ट टर्म था दैट इज a1 और ये मेरा सेकंड टर्म हो गया a2। सिमिलरली अगर मैं अगेन इसमें वही कांस्टेंट टर्म ऐड करूं तो अगेन दिस का मतलब मैं सेकंड टर्म में फिर से वही कांस्टेंट वैल्यू ऑफ d ऐड करता हूं, तो मेरे को जो मिलेगा दैट इज a + 2d, isn't it? Similarly a + 3d so on, ये हमारा क्या हो गया फोर्थ टर्म हो गया। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता जाऊं अप टू n टर्म्स तक, तो ये जो सीक्वेंस आएगी a + d a + 2d ये हमारा जो सीक्वेंस होगा एपी में होगा, ठीक है। इस तरह की सीक्वेंस को हम एपी बोलते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टर्म था a, इसको हम नाम देते हैं फर्स्ट टर्म दैट इज a, ओके। और जो हम ये कांस्टेंट एवरी टाइम जो ऐड कर रहे थे नेक्स्ट टर्म को फाइंड करने के लिए, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस दैट इज आवर d, okay। So if I write this sequence look like a + d a + 2d a + 3d a + 4d so on, so what is the nth term of this sequence? The nth term will be look like a + n - 1 into d, this is our nth term। So if I write nth term, that means an for ap, that is a + n - 1 into d, this is our general term of ap, yeah, nth term of an ap। And what is the value of d? D is basically the difference between two consecutive terms of an AP. So we can write similarly a2 - a1 or a3 - a2 consecutive terms before. So similarly I can write an minus an minus. This is the value of d. Okay, this is constant for every two consecutive terms. Okay, I think you are getting my point. What is AP all about? Okay, so now if I analyze this, this is a linear expression in n. In variable n. So nth term of an AP is a linear expression of n. N means some natural number. Okay, so here n is variable. So if I put 1, 2, 3, I get respective terms of this AP. Okay, sure. So next we talk about sum of an AP, sum of n terms of an AP. Okay, so we have a AP a plus d, a plus 2d, a plus 3d, so on up to a plus n minus 1 into d. अगर मैं बात करूं इन सबको मैं ऐड कर दूं तो दैट इज आई कैन राइट Sn, द वैल्यू ऑफ Sn इज a first term plus second term a plus d, and again third term a plus 2d, fourth term a plus 3d, up to last term a plus n minus 1. Okay, so what is the value of this sum? How we get the formula for this sum?
of an AP. Okay, to derive the formula of sum of this AP, we need to rewrite this equation again. If I write same expression Sn is equal to in reverse pattern from this to this. If I write the last term first, a plus n minus 1 into d, and this term below this, and similar pattern, the second last term will be a plus n minus 2 into d, isn't it? If I add the respective terms, okay, so I get here twice of Sn is equal to, what is the summation of these two terms? These two terms. And these two terms. Okay, what is the summation for these two terms? Twice of Sn. Okay, if I add these two terms, this is equal to 2a plus n minus 1 into d. Isn't it, Aryaman? Yes, sir. If I add again these two terms, then I get same expression. 2a plus n minus 1 into d. Similarly, up to this term, I get 2a plus n minus 1 into d. So now tell me how many times this expression is repeated. ये जो 2a plus n minus 1 है, ये expression कितनी बार repeat हुआ होगा आर्यमन? Sir, n times. n times. तो मैं इसको rewrite करके ऐसे लिख सकता हूँ, twice of Sn is equal to n times same expression 2a plus n minus 1 into d. Can I write like this? भाई हम किसी नंबर को n बार ऐड करें या फिर उसे n से मल्टीप्लाई कर दे तो बात तो सेम ही है. तो हमारे पास Sn की वैल्यू आ जाएगी, that is n by 2. If I divide by 2, then 2a plus n minus 1 into d. This is the formula. यही फॉर्मूला पढ़ा है हमने Sn के लिए. अब समझ में आया इसका डेरिवेशन कैसे आता है? ठीक है. अब इस फॉर्मूले को अगर मैं वापस से ब्रेक कर देता हूँ तो मैं Sn को ऐसे लिख सकता हूँ, Sn n by 2, इसको मैं ब्रेक करूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a plus n minus 1 into d. ऐसे लिखा जा सकता है ये? Yes, sir. तो ये क्या था? ये हमारा an था और ये हमारा a1 था. तो Sn का जो फॉर्मूला बन गया इसको ऐसे लिख सकते हैं, n by 2, ये हमारा a1 है और ये क्या है हमारा an. तो हम इसे बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म और इसे क्या बोल सकते हैं? लास्ट टर्म. तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे Sn के हैं जो मोस्टली हम यूज करते हैं. अब अगर मैं आपसे पूछूं, You are currently the only person in this conference. तो Sn जो है अपने आप में एक लीनियर एक्सप्रेशन है n का या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है n का? मतलब इसमें n की पावर कितनी है? इसमें n की पावर कितनी है? अगर मैं देखूं ये n इस अंदर वाले n से मल्टीप्लाई होगा तो मैं कह सकता हूं जो AP का Sn है वो अपने आप में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वेरिएबल n का. हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो Sn है उसमें n का स्क्वायर का टर्म आएगा तो वो n के स्क्वायर में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है. ये बोला जा सकता है AP के Sn के बारे में. Yes, sir. ठीक है. अगर हमें किसी भी AP का Sn दिया हो तो अगर हमें an फाइंड करना हो तो an की वैल्यू क्या होगी? Sn से an फाइंड करना हो, अगर हमें Sn दिया हो तो हमारी an की वैल्यू होती है Sn माइनस Sn माइनस 1. ठीक है. ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं. ये आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, बट ये याद रखना है. ये पढ़ा है ये वाला फॉर्मूला an के लिए? Yes, sir. चलो.
तो अब कुछ क्वेश्चन सोल्व करें एपी पे बेस्ड। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो, सिंपल सा क्वेश्चन। Yes. दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन जो आपने 10th क्लास में सोल्व किए होंगे, ठीक है, जस्ट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। सो टेल मी आंसर फास्ट। देखो हमें क्या बोल रहा है, 9 टाइम्स 9th टर्म ऑफ एन एपी, तो हम कैसे लिख सकते हैं 9 टाइम्स 9th टर्म, तो 9th टर्म का मतलब क्या हो गया, a प्लस 8d हो गया, इज इक्वल टू 13 टाइम्स 13th टर्म, तो 13th टर्म को क्या लिखोगे, a प्लस 12d लिखोगे, यही लिखोगे इक्वेशन। Yes, sir. So if we simplify this, that is equal to 9a plus 9 8 is 72d equal to 13a, तो ये कितना हो गया, 12 3 is 36 और 156d। कैलकुलेशन चेक करो, यही आएगा ना। If we simplify, Yes, sir. 0 इक्वल टू, यहाँ से इधर जाएंगे तो कितना बचेगा, 4a बचेगा, और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा बताओ, तो ये बचेगा 484d बचेगा। अगर 4 कॉमन लिया जाए इस एक्सप्रेशन से, तो इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं 4 Sir, आंसर 0 आ रहा है। a प्लस कितना आ जाएगा, ये 21d, तो हम कह सकते हैं यहाँ से a प्लस 21d की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, और हमारा a22 हमें फाइंड करना है, तो a22 को हम ऐसे ही तो लिखेंगे a प्लस 21d, तो हम कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू 0 है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो समझ में आ गया होगा। चलो अब ये वाला क्वेश्चन बताओ, how many terms of this AP are needed to give sum minus 25? हमें ये बताना है इस सीक्वेंस की कितनी टर्म्स की रिक्वायरमेंट होगी कि हमें सम माइनस 25 मिले। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, हमें क्या करना है, सिंपली हमें सम की वैल्यू दी हुई है -25, तो हम बोल सकते हैं हमारे पास Sn इक्वल टू कितना है, -25, तो हम सम का फॉर्मूला लगा के इक्वेट कर दे सिंपल। तो हम Sn का फॉर्मूला लिखते हैं, तो क्या आएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, यही वैल्यू आएगी Sn के लिए। तो सब्स्टिट्यूट कर दो दोनों वैल्यू, सम की वैल्यू हमें पता था -25, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ऐसे ही रहने दो, n/2 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है इसमें, -6 प्लस n-1, d की वैल्यू कितनी है बताओ, इस एक्सप्रेशन में d की वैल्यू क्या है, d क्या होगा सिंपली a2 माइनस a1, सर 1/2 माइनस 11/2 प्लस 6, तो कितना आ गया 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करके n फाइंड कर सकते हो, चलो ट्राई करो। इसको सिंप्लीफाई करके n फाइंड करो, ठीक है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, अगर अंदर मैं एलसीएम लेता हूं पहले, देखो ये हो गया -25, इस 2 को इधर इनटू कर दिया जाए तो 2, यहाँ पे n बचा, ये हो गया -12, यहाँ पे हो गया प्लस n/1/2। अब अगर एलसीएम लेते हैं तो ये हो गया -50 इक्वल टू, तो सर 5 होगा या फिर 20 होगा, ये आ गया -24 प्लस n-1/2। ओके, अब अगर इसको अगेन मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा इधर 100n, ये कितना हो गया -25 प्लस n, अगर इस n को अंदर इनटू किया जाए तो -100, ओके, तो यहाँ पे आ गया n
इंटू 25 माइनस 25n प्लस n स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 100 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर क्या होंगे बताओ, इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर क्या होंगे? So 5 और 20. n की वैल्यू एक 5 आ जाएगी और एक क्या आ जाएगी 20, ठीक है। एंड अच्छा, अब मेरे को ये बता सकते हो ये दो आंसर क्यों मिल रहे हैं हमें n के लिए? क्या ऐसा पॉसिबल है किसी सीरीज के वही सम दो बार रिपीट हो जाए? सर क्योंकि वो नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है ना, हाँ, तो बाकी कैंसिल आउट हो जा रहा है। हाँ, बिकॉज ऑफ कैंसिलिंग इफेक्ट इट इज पॉसिबल, बिकॉज कुछ टर्म नेगेटिव है तो कुछ टर्म पॉजिटिव है, तो आपस में क्या करेंगी वो नेग्लेक्ट कैंसिल करेंगे सम को, ठीक है। तो सम क्या होगा, जीरो की तरफ जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है अगर नेगेटिव टर्म हो एपी में और पॉजिटिव टर्म हो, ठीक है। तो ये बोथ आर पॉसिबल। कई बार ये रीजन पूछा जाता है व्हाई दिस इज हैपनिंग, ठीक है। समझ में आई ये बात? चलो अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो। ये सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करो। द 10th कॉमन टर्म बिटवीन द सीरीज, दो सीरीज हमें दी हुई है, उनके बीच हमें 10th कॉमन टर्म फाइंड करना है। कॉमन टर्म फाइंड करने का क्या तरीका होता है? सब पता नहीं। पता नहीं, देखो जब भी कॉमन टर्म फाइंड करना हो तो दोनों सीक्वेंस को लिखना स्टार्ट कर दो जब तक हमें कुछ टर्म उनके अंदर कॉमन ना मिले। फर्स्ट सीक्वेंस क्या है, 3 + 7 + 11, फर्स्ट एपी यही है। तो बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगी इस सीक्वेंस की? भाई इसमें डी कितना है, 4 है, तो नेक्स्ट टर्म 15 होगी। 15, उससे नेक्स्ट 19, उससे नेक्स्ट 23, नेक्स्ट 27, उसके बाद 31। इस तरीके से होगी इस सीरीज की। तो कम से कम 5 से 6 टर्म लिखनी है, ठीक है। अब अगर हम दूसरा वाला लिखते हैं तो दूसरे वाले में क्या क्या है, देखो 1 है पहले, फिर 6 है, फिर 11 है। तो इसका डी कितना है, 5 है, तो इसमें 5 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 16। फिर 5 ऐड करेंगे तो 21, अगेन एडिंग 5 तो वी गेट 26 एंड देन 31। तो जब तक हमें दो टर्म कॉमन ना मिले, ठीक है, तब तक हमें चलते रहना है। तो देखो फर्स्ट टर्म कॉमन क्या मिला हमें, इन दोनों सीरीज में 11 मिला, और सेकेंड टर्म हमें कॉमन क्या मिला, 31 मिला। ये बात समझ में आ रही है? आर्यमान, यस तो हमारे पास जो कॉमन टर्म्स का पैटर्न आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, पहला 11, दूसरा 31। तो दो टर्म मिल गए तो हमें डी भी मिल गया। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, डी की वैल्यू कितनी बन गई, 20 बन गई ना। हाँ यस सर। तो नेक्स्ट टर्म कितना हो गया, 51 हो गया सिमिलरली। अब हमसे कौन सा टर्म पूछा है, 10th टर्म पूछा है, तो 10th टर्म एपी का लिख दो, ये एपी में ही आएगा, ठीक है। तो 10th टर्म क्या होगा एपी का, a + 9d। तो a की वैल्यू कितनी है, 11, 9 × d की वैल्यू कितनी आई, 20। ये हो गया सर 191। 180, तो इसका आंसर आ गया 191, ठीक है। तो समझ में आया ये? तो ये हमारा ऑप्शन ही हो जाएगा, कॉमन टर्म कैसे फाइंड करना है, यस ठीक है। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो इस पैटर्न पे। जेई में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट है। ये पैटर्न को कभी भी वो क्वेश्चन के बीच में यूज कर लेता है, क्वेश्चन को मॉडिफाई करने के लिए, क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स करने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, कर सकते हो आप। हमारे पास गिवन है a1 a2 a3 अप टू an आर इन AP। ये टर्म्स जो है AP में है, तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है क्या होगा। ट्राई करो।
अच्छा, इस एक्सप्रेशन को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, आप क्या कर सकते हो, क्या सोच रहे हो क्वेश्चन को देख के, किस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं? सर A1 A2 A3 की वैल्यूज डाल के। बट A1 A2 की वैल्यू डालेंगे तो वो तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बिकॉज मल्टीप्लाई हो के हमारे पास वेरिएबल में है सब कुछ। देखो, इन सब क्वेश्चन में एक हिंट होता है, हमें डी को यूज करना होता है, बिकॉज हम डी को लिख सकते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं तो मैं डी की वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूं, A2 बाय A1, फिर लिख सकता हूं A3 माइनस A2, कंजिकेटिव टर्म का डिफरेंस ही तो होता है। सिमिलरली लिख सकता हूं A4 माइनस A3, और अगर मैं ऐसे लिखते जाऊं तो लास्ट में क्या लिख सकता हूं, AN माइनस AN माइनस 1। इसका यूज करना होता है इन तरह की सीरीज में। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, डी को ऐसा लिखा जा सकता है। यस सर। तो हमें क्या करना है, इनमें या तो डी से मल्टीप्लाई करना होता है या डी से डिवाइड, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। अब देखो, अब हमारा जो एक्सप्रेशन था वो था 1/A1 A2, फिर प्लस में था 1/A2 A3 अप टू 1/AN-1 इंटू AN, यही था। अब अगर मैं यस इस एक्सप्रेशन को d से मल्टीप्लाई कर दूं और d से डिवाइड कर दूं, तो अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, d से मल्टीप्लाई करता हूँ, d से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इस d को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, d/A1 A2, ऐसा लिख सकता हूँ, d/A2 A3, सिमिलरली d/AN-1 इंटू AN, और यहाँ पे बचेगा 1/d, ऐसा लिख सकता हूँ, बताओ। यस अब जो रेस्पेक्टिव टर्म्स है, देखो यहाँ पे कोई टर्म्स क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो अब d को भी इन्हीं की हेल्प से ब्रेक कर दो। तो देखो, यहाँ से d की वैल्यू ये पुट की जा सकती है, जो टर्म नीचे है हमारे पास उसी की हेल्प से d को ब्रेक कर दो। तो d को अगर मैं ब्रेक करके लिखना स्टार्ट करूं तो मैं इसको रीराइट करके ऐसे लिख सकता हूँ, A2 माइनस A1, ये d की वैल्यू होगी, और नीचे डिवाइड में तो था ही A1 और A2। बताओ, ये तरीका समझ में आया हम क्या कर रहे हैं? यस इस d को फिर से रीराइट करें नेक्स्ट वाले को, तो हम क्या लिख सकते हैं, A3 माइनस A2, और नीचे क्या बचा हुआ है, A2 इंटू A3। सिमिलरली हम लास्ट टर्म तक सेम पैटर्न फॉलो करें तो वी कैन राइट AN माइनस AN माइनस 1, डिवाइड में क्या लिख सकते हैं, AN माइनस 1 इंटू AN, और यहाँ पे बाहर क्या बचा, 1/d। बताओ, ये स्टेप समझ में आया? यस सर। अब क्या करो, इसको ब्रेक कर दो, मतलब डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट टर्म को सोल्व करेंगे, तो देखो 2 तो कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/A1 बचेगा। भाई इसको डिवाइड कर दो ना डिनोमिनेटर से। अब नेक्स्ट टर्म हमें, हमारे पास क्या बचेगी, A1 कैंसिल, -1/A2। Similarly, in this expression, we will get A3 get cancelled, A2 minus A3। तो लास्ट जो टर्म है वो कैंसिल होके क्या बचेगी, AN-1 माइनस AN, और जो आउटसाइड है वो तो ऐसे कैसे रहेगा, 1/d। अब देखो, अब कुछ टर्म्स इसमें कैंसिल होनी स्टार्ट हो जाएगी, एक पैटर्न बन जाएगा। तो देखो हमारे पास क्या मिलेगा, अब ये टर्म इससे कैंसिल हो गई, तो इसका मतलब ये टर्म जो आएगी वो इससे कैंसिल हो जाएगी। तो सिमिलरली यहाँ तक टर्म कैंसिल हो जाएगी सारी। समझ में आ रही है ये बात? यस। तो जो लेफ्ट आउट टर्म है वो हमारे पास क्या बचेगी, लेफ्ट आउट में जो बचेगा हमारे पास वो बचा 1/A1 माइनस 1/AN इंटू 1/d।
Yes. If I simplify this expression, then a1 into an, and this will be an minus a1 and yd, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। भाई एलसीएम लिया है हमने, अगर एलसीएम लेते हैं इन दोनों टर्म से और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा मिलेगा। Yes. अब आंसर में देखो, आंसर में कभी भी हमें डी नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब जो डी हमने क्रिएट किया था तो डी को वापस से एलिमिनेट करना होगा। तो डी को एलिमिनेट करने के लिए क्या तरीका है, जो ये डिफरेंस है इसको वापस से ब्रेक कर दो। तो ए एन की वैल्यू लिख दो। ए एन की वैल्यू क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ए वन की वैल्यू क्या होती है, ए होती है। न्यूमरेटर में ए एन की वैल्यू पुट कर दो। डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, ए वन इंटू ए एन इंटू डी। अब देखो ये ए इससे कैंसिल हो गया, बताओ। Yes. यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है। Yes. अब देखो इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो देखो ये डी भी इससे कैंसिल हो जाएगा। Yes, sir. तो फाइनली हमारे पास क्या मिलेगा, n माइनस वन डिवाइड ओवर ए वन इंटू ए एन, ये एक्सप्रेशन मिलेगा। ये हमारा आंसर। समझ में आई बात। Yes, sir. अब देखो सेम पैटर्न, सेम तरीके का क्वेश्चन ये है। अब इसको आप ट्राई करो और बताओ मेरे को ये इसके इक्वल आता है या नहीं आता। सेम तरीके से करना है आपको, सेम पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है इसी तरीके से। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, सेम तरीके से करना है आपको, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। सेम स्टेप फॉलो करने हैं इसमें। पहले डी से मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर डी को ब्रेक करना है, फिर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो हमें बताना है कि ये इसके इक्वल आता है या नहीं आता है। कर पा रहे हो आप? Yes. चलो करो। देखो चलो हम साथ में करते हैं। तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या किया आपने, डी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया होगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/d और डी को अंदर मल्टीप्लाई कर दें जो ऊपर वाला था, तो ऐसा ही तो लिखा होगा। यही लिखा होगा। Yes, sir. चलो अभी इस डी को भी थोड़ा अवॉइड कर दो इस क्वेश्चन में, ये मल्टीप्लाई डिवाइड वाला स्टेप बाद में करते हैं। अब देखो इसमें रूट है, तो सबसे पहले हम रूट को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो अगर मैं रूट को सोल्व करने की कोशिश करूं तो इस हर टर्म को रेशनलाइज कर दूं। तो रेशनलाइज करने पे मेरे पास ये इक्वेशन कुछ ऐसी मिलेगी। इसको रेशनलाइज करें तो ऊपर जाके ये टर्म कुछ ऐसी हो जाएगी, a2 माइनस an, a2 a1 माइनस a2 डिवाइड में आ जाएगा a1 माइनस a2। बताओ, रेशनलाइजेशन कर देते हैं। Yes. सेकेंड टर्म के रेशनलाइजेशन के बाद हमें मिलेगा रूट ऑफ a2 माइनस a3 डिवाइड में मिलेगा a2 माइनस a3, यही मिलेगा। और लास्ट टर्म जो है इसका रेशनलाइजेशन करने पे हमें मिलेगा स्क्वायर रूट an माइनस 1 माइनस an और डिवाइड में हमें मिलेगा
रूट तो कैंसिल हो गया, तो डिवाइड में हमें मिलेगा दैट इज an-1 माइनस an, यही मिलेगा रैशनलाइजेशन करने के बाद इस टर्म का। बताओ सर बिना रैशनलाइजिंग के नहीं कर सकते ये वाला? बिकॉज हमें रूट रिमूव नहीं कर पाएंगे ना, जब तक रूट रिमूव नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास a2 माइनस a1 d क्रिएट नहीं होगा। समझ रहे हो बात? ओके सर। हमारा मेन फोकस है डी क्रिएट करना इन सीरीज में, जब भी एपी के इस तरह के सीरीज आएंगे तो हमें उस चीज पे फोकस करना है कि हमारा डी क्या था, कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस। तो हाउ कैन वी मेक द डिफरेंस ऑफ कंजुगेटिव टर्म वेदर इट्स इन न्यूमरेटर और इन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अगर मैं रैशनलाइजेशन करता हूं तो देखो डिनोमिनेटर में ये डी की वैल्यू बननी स्टार्ट हो गई। अगर माइनस डी है, बेसिकली माइनस कॉमन लिया जाएगा तो डी क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ नेक्स्ट स्टेप में कि यहाँ पे मेरे पास डिनोमिनेटर में ये जो सब आए हैं ये वाली चीज है, ये माइनस डी के इक्वल है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अंडर रूट a1 माइनस a2 डिवाइड बाय माइनस डी प्लस अंडर रूट a2 माइनस a3 डिवाइड ओवर माइनस डी। सिमिलरली अप टू an minus 1 minus under root an divide over minus d. We can write like this. अगर हम माइनस डी को कॉमन ले लेते हैं नीचे से डिनोमिनेटर से, तो ये जो होल एक्सप्रेशन है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ माइनस 1 बाय डी हमारे पास कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, अंडर रूट a1 माइनस a2। पहली टर्म यही बचेगी फर्स्ट टर्म, एंड सेकेंड टर्म विल बी a2 माइनस a3 एंड अप टू लास्ट टर्म जो बचेगी हमारे पास दैट विल बी an माइनस 1 माइनस an। दिस इज अवर लास्ट टर्म। अब देखो, अब हमारे पास फिर से वही तरह का सीरीज आ गया कैंसिल वाला। अब देखो ये इससे कैंसिल होगा, ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ तक केवल 2 टर्म बचेगी लेफ्ट आउट। तो माइनस 1 बाय डी लेफ्ट आउट में बचा अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट an। बताओ यहाँ तक समझ में आया? आर्यमन बताओ। अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें आंसर पे थोड़ा फोकस करना है कि आंसर में देखो किस तरह की टर्म दी हुई है। तो अगर मैं आंसर में देखूं तो ये डिवाइड में दिया हुआ है, तो इसका मतलब फिर से हमें री रैशनलाइज करना पड़ेगा इसको, वापस से न्यूमरेटर को रैशनलाइज। तो अगर इसको री रैशनलाइज किया जाए तो माइनस 1 बाय डी, तो न्यूमरेटर में क्या क्रिएट हो जाएगा, a1 माइनस an क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में क्या क्रिएट हो गया, डिवाइड में क्रिएट हो गया a1 प्लस an क्रिएट हो गया, ठीक है। तो डिवाइड में ये क्रिएट हो जाएगा। अब अगर मैं इस बात करूं इसको, तो वापस से हमें क्या करना पड़ेगा, an की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी इसमें। तो वापस में इसमें an की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या मिलेगा, a1 की वैल्यू क्या है, a माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अंडर रूट a1 प्लस अंडर रूट an, यही मिलेगा। यही मिलेगा। यस सर। अब मैं इस ब्रैकेट को अगर सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे को लास्ट में क्या मिलेगा, देखो ओपन कर देते तो माइनस 1 बाय डी, ठीक है। अंदर में देखो a था, फिर ये माइनस a हो गया, यहाँ पे हो गया माइनस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी, और डिवाइड में क्या बचेगा, अंडर रूट a1 प्लस an बचेगा। अब देखो ये इससे कैंसिल हो गया,
ये माइनस साइन और ये माइनस साइन प्लस हो गया, डी से डी कैंसिल हो गया, तो फाइनली जो बचा हमारे पास वो क्या बचा, n-1 डिवाइड ओवर a1 प्लस an। यहाँ से देखो अगर मैं यहाँ पे दूं Yes, d sir. d से d कैंसिल हुआ और ये माइनस से माइनस प्लस हो गया। ठीक है, समझ में आई बात? ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो आंसर तो यही दिया हुआ था। Yes. ठीक है, तो ये दो तरीके से सीरीज पूछी जाएगी, या तो इस तरीके से या इस तरीके से। ठीक है, और ये कई बार क्वेश्चंस में यूज करेगा क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, इनडायरेक्टली डी को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, ये सीरीज काफी ज्यादा यूज की जाती है क्वेश्चंस में। तो दोनों सीरीज समझ में आ गई? Yes, sir. चलो ये क्वेश्चन करो। ऐसा क्वेश्चन आपने किया भी होगा। ठीक है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ट्राई करो। देखो हमें बोला जा रहा है इसमें सम ऑफ m टर्म एंड n टर्म ऑफ एन AP का रेशियो दिया हुआ है m² बाय n²। देन रेशियो ऑफ mth और nth टर्म हमसे पूछा है। तो देखो हमसे गिवन क्या है, हमें गिवन है s ऑफ m डिवाइड बाय s ऑफ n। ठीक है, ये हमें गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है इसमें, हमें फाइंड करना है am अपॉन an, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? अब देखो जो गिवन है पहले हम उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एसएम को हम कैसे लिखेंगे, सम ऑफ m टर्म। तो वी कैन राइट m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी, ऐसा लिख सकता हूं, डिवाइड बाय एसएन। एसएन कैन बी रिटन एज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसा लिख सकते हैं। ये जो रेशियो था डेट इज अवर, Yes. और ये किसके इक्वल गिवन है, m² बाय n², इसके इक्वल गिवन है। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, तो इफ वी सिंप्लीफाई 2 गेट कैंसल्ड एंड m गेट कैंसल्ड एंड दिस n गेट कैंसल्ड, तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, यहाँ पे बचा 2a प्लस m-1 इंटू डी, डिनोमिनेटर में बचा हमारे पास 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इधर क्या बचा, m डिवाइड ओवर n, ये बचा ये एक्सप्रेशन। Yes, sir. अब देखो, अब हमें जो फाइंड करना है दैट इज am बाय an। अगर मैं इसको राइट करूं तो am को क्या लिखोगे, a प्लस m-1 इंटू डी, यही लिखोगे। चलो मैं इसको थोड़ी देर के लिए कैपिटल M और कैपिटल N लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मैं इसको कैपिटल M लिख लेता हूँ और इसको कैपिटल N लिख लेता हूँ। तो ये mth टर्म होगी और a प्लस ये nth टर्म होगी। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशन को सेम बना दूं तो हमारा काम हो जाएगा। Yes, sir. तो मैंने क्या किया, इस एक्सप्रेशन से 2 कॉमन लिया। If I take 2 common from numerator and denominator, then this expression change into a plus m-1/2 into d, a plus n-1/2 into d, और जो 2 हम कॉमन लेंगे वो बाहर आके कैंसिल आउट हो जाएगा। भाई जो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से यहाँ पे एक 2 का फैक्टर कॉमन लिया,
तो ये तो कैंसिल हो गया ना, यस सर। और राइट हैंड साइड में m बाय n ही रहेगा। ठीक है, अब देखो, अब यस ये सर। इसका LHS लेफ्ट हैंड साइड और इस इक्वेशन का LHS दोनों को कंपेयर करते हैं। तो देखो a पहला टर्म भी a, इधर भी a है, यहाँ भी d, यहाँ भी d है। तो इसका मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर वाले एक्सप्रेशन है ये दोनों इक्वल हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे हम कंपेयर करते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कंपैरिजन से कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट अगर इक्वल हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो आई कैन राइट, अगर ये कैपिटल M माइनस 1 इज इक्वल टू स्मॉल m माइनस 1/2। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास कैपिटल M की वैल्यू क्या मिलेगी, कैपिटल M इज इक्वल टू m माइनस 1/2 प्लस 1। इसको अगर और सिंप्लीफाई करते हैं तो डेट इज इक्वल टू m प्लस स्मॉल m प्लस 1/2। ठीक है, सिमिलरली डिनोमिनेटर वाली टर्म को भी कंपेयर करें तो n माइनस 1 शुड बी इक्वल टू n माइनस 1/2। तो यहाँ पे n की जो वैल्यू आएगी सिमिलर तरीके से सोल्व करने पे तो n प्लस 1/2 ये वैल्यू आ जाएगी। बट हमें जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पे वो स्मॉल m और स्मॉल n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, बिकॉज हमें ये रेशियो फाइंड करना है इन टर्म्स के लिए। तो अगर मैं यहाँ से ये रेशियो फाइंड करना है तो यहाँ से स्मॉल m और स्मॉल n की वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ कैपिटल M माइनस 1 इज इक्वल टू स्मॉल m। यहाँ से क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ कैपिटल N माइनस 1 दैट इज इक्वल टू स्मॉल m। तो अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यहाँ पे ये सारी चीजें, तो देखो जब ये m और n की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे इस एक्सप्रेशन में तो ये एक्सप्रेशन किस में चेंज हो जाएगा, दिस एक्सप्रेशन विल बी a प्लस m माइनस 1 इंटू डी डिवाइड ओवर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पे m की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 कैपिटल M माइनस 1 और 2 स्मॉल, ये आ जाएगा रेशियो। तो समझ में आई बात, रेशियो कैसे फाइंड किया हमने। यस सर। तो हमारा जो आंसर होगा कौन सा आंसर होगा, तो 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1 जो बी वाला ऑप्शन है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यस सर। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, इजी क्वेश्चन है ये, ट्राई करो। चलो हमें गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एन AP, then we have to find the sum of A1 plus A5 up to A24. देखो अगर जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या एक्सप्रेशन है, A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 A20 प्लस A24 इज इक्वल टू 2 to 5। अगर इन सब की वैल्यू पुट कर दे तो a की वैल्यू तो a होगी, A5 की वैल्यू क्या होगी, a प्लस 4d होगी, A10 की वैल्यू पुट करें तो क्या होगा, a प्लस 9d होगा। ठीक है, A15 की वैल्यू की बात करते हैं तो a प्लस 14d होगा, प्लस A20 की वैल्यू की बात करें a प्लस 19d होगा, और सिमिलरली A24 की बात करें तो a प्लस 23d होगा। बताओ यही होगा, सबकी रेस्पेक्टिव वैल्यू पुट कर दी मैंने A1 से लेके A24 तक की इस एक्सप्रेशन में।
अब अगर मैं a को ऐड करना स्टार्ट करूं 1 2 3 4 5 6 तो 6 से आ गया a की वैल्यू। अब अगर हम d को ऐड करना स्टार्ट करें तो बताओ d में टोटल कितना आएगा। देखो ये हो गया 23 69 कितना आएगा देखो अगर मैं यहाँ 69 69 कंफर्म लिख दो यस सर 69 डी और इधर हमारे पास क्या मिलेगा 225 मिलेगा। यहां से कितना कॉमन आ गया यहां से 3 कॉमन आ गया यस ठीक है। तो अगर यहां से 3 कॉमन आया है तो अंदर क्या बचेगा 2a प्लस 21d बचेगा नहीं 23d इक्वल टू 225। अगर मैं 3 से इधर डिवाइड कर देता हूं तो जो फाइनली मिलेगा इसके बाद हमें क्या मिलेगा a प्लस 23d इज इक्वल टू इसको 3 से डिवाइड करने के बाद कितना मिलेगा सो 75 इज इक्वल टू 75। तो हमें फाइनली मिला a प्लस 23d इज इक्वल टू 75। ठीक है यही मिला। अब हमें फाइंड क्या करना था सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म। तो S24 की वैल्यू क्या लिखेंगे हम फॉर्मूले से भाई अगर मैं सेकंड वाला फॉर्मूला लिखूं तो क्या लिखेंगे 20 ये वाला सेकंड वाला फॉर्मूला क्या था हमारा सम का n/2 a1 प्लस a24 यही तो लिखेंगे लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म की फॉर्म वाला फॉर्मूला। तो n की वैल्यू 24/2 a1 की वैल्यू क्या होगी a और इसकी वैल्यू क्या होगी a प्लस 23d होगी 24th टर्म। इस इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने। अब सिंपलीफाई करते हैं तो देखो ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आ गया 12 ये आ गया 2a प्लस 23d। ठीक है अब इसकी जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आई थी यहाँ से देखो ये सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे कितनी हो गई है 12 इंटू इसकी वैल्यू आई थी 75। तो अब इसको कैलकुलेट करो 12 5 जा 60 कैरी 6 12 7 जा कितना होता है 72 12 7 जा 84 तो कितना हो गया ये 900 हो गया। जल्दी बताओ कैलकुलेशन सही है 900 आएगा यस सर ठीक है 900 यार हाँ तो ये समझ में आ गया ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है तो देखो इस टाइप का यही क्वेश्चन हमारे से एक जेई में पूछा था। ठीक है ये जेई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इधर 2019 में पूछा हुआ है किसी शिफ्ट में। ठीक है जेई में इसमें तो ट्राई करो। सेम पैटर्न का क्वेश्चन पूछा हुआ है ट्राई करो समझ में आ रहा है आपको क्या करना है आंसर बताओ। कर पा रहे हो आप आर्यमान ये क्वेश्चन यस सब वही काम करना है। सबसे पहले जो एक्सप्रेशन गिवन है उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है तो चलो साथ में सॉल्व करते हैं आप बताओ। तो सबसे पहले हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इस एक्सप्रेशन में a1 प्लस a4 प्लस a7 तो अप टू कहाँ तक दिया हुआ है ये a16 तो इसके बीच में चलो अगर मैं टर्म नहीं भी लिखना चाहूँ जैसे इसने डैश डैश कर दिया
तो कहाँ तक दिया हुआ है A16, ठीक है। तो मेरे को ये बता सकते हो ये टोटल टर्म कितनी है? सर 6। 6 क्यों है? कैसे फाइंड किया ये टोटल टर्म 6? सर ये जितनी टर्म्स दी हैं वही एपी में है, एपी में है 3 कॉमन टर्म। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो लास्ट टर्म कितनी है 16, तो हम ये बोल सकते हैं a प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? प्लस का 3 है, यस तो ये हो गया 15 और इधर से डिवाइड किया 3 n माइनस 1, तो इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं कि n इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास 6 टर्म है। ये बात समझ में आ गई? अब जरूरी नहीं है, हमारे पास सीरीज बड़ी भी हो सकती है। तो इसमें हमें करना क्या होगा? डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना होगा। तो अगर ये बताओ इस एपी का जो ये न्यू एपी है इसकी डी की वैल्यू किसके इक्वल है? अगर मैं इसको बोल देता हूँ कैपिटल डी, लेट्स सपोज दिस इज कैपिटल डी, इस एपी का डी किसके इक्वल है? कितना होगा इस एपी का डी? कैसे फाइंड करोगे कैपिटल डी? कैपिटल डी सिंपली क्या होगा? A4 माइनस A1 की वैल्यू होगी। यस सर। तो A4 क्या है हमारे पास? A प्लस 3D और A1 क्या है? A, तो ये कैंसिल हो गया, तो कैपिटल डी की वैल्यू कितनी आ गई? 3D आ गई। कैपिटल डी इज इक्वल टू 3D। तो ये बोल सकते हैं जो ये न्यू सीरीज है इसका जो डी है वो पुराने वाली सीरीज का 3 टाइम्स है, इस 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल डी। तो अगर मैं इसका सम का फॉर्मूला अप्लाई करूं तो देखो हमें n की वैल्यू मिल गई, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूं n/2, ठीक है, A1 प्लस A16, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके मैं इसका सम फाइंड कर सकता हूं Sn। और चाहे तो मैं डी वाला फॉर्मूला अप्लाई करके भी फाइंड कर सकता हूं, बट हम डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो n की वैल्यू 6 आई, 6/2, A1 की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी A, और ये हो जाएगा A प्लस 15D। ये Sn हमारे पास किसके इक्वल गिवन है? ये डेट इज 114, यही गिवन है। यस सर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से हमारे पास ये कैंसिल हो गया, डेट इज 3, ये हो गया इधर स्मॉल d 2a प्लस 15d इज इक्वल टू 114। तो 2a प्लस 15d की जो वैल्यू आई हमारे पास, कितनी वैल्यू आई बताओ? 3 पे कैंसिल करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24, यही वैल्यू मिल रही है। कैलकुलेशन बताओ सही है? अब हमें फाइंड कौन सा एक्सप्रेशन करना है? फाइंड हमें करना है ये वाला एक्सप्रेशन। इसमें केवल 4 टर्म है, डेट इज A1 प्लस A6 प्लस A11 और व्हाट इज द लास्ट टर्म A16। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और इसको फॉर्म कर लो A प्लस D की फॉर्म में। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, तो A1 की वैल्यू तो A होगी, A6 क्या होगा? A प्लस 5D, ये होगा A प्लस 11D, और ये कितना होगा? ये कितना होगा? A प्लस 15D। तो बताओ इसको सोल्व करके कितना आएगा? इसको सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आएगा? देखो कितना मिला हमारे पास? 1 2 3 4, 4a मिला,
तो डी की टर्म्स में कितना मिलेगा? 5 और 11 कितना हो गया? 16। 16 और 15 कितना हो गया? 16 और 15 31। यहाँ पे 10 डी आएगा, 10 डी, बिकॉज यहाँ 11 था ना, तो ये आ जाएगा 30 डी। 30 डी आ रहा है। देखो Yes. 15 प्लस 10 25 प्लस 5। अब इसमें से कितना कॉमन ले सकते हैं हम? भाई 2 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? 2a प्लस 15d ये बचेगा। और इसकी वैल्यू हमने फाइंड करी थी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी जाए तो देखो 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 38 आई थी। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 76 हो गया ये। समझ में आ रहा है? तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। समझ गया अच्छे से? देखो सिंपल क्वेश्चन Yes, है, sir. ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है पैटर्न पे, ठीक है? तो ध्यान से समझ लो। हमें हमेशा एक एक्सप्रेशन गिवन होगा, दूसरे की वैल्यू फाइंड करनी होगी। हमें करना कुछ नहीं है, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है वहां पे 1 बाय 1। जो वैल्यू क्रिएट होगी उसका रीयूज करना है, जैसे हमने यहाँ पे किया। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक मीन की बारे में। अच्छा, अर्थमेटिक मीन से क्या समझते हो आप? अच्छा, एक होता है मीन, सिंपल मीन, ठीक है, एक होता है अर्थमेटिक मीन। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अगर मैं बात करता हूँ अरिथमेटिक का एवरेज होता है। सिंपल मीन की बात करूं तो मीन का क्या मतलब होता है? भाई मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। या फिर हम सिंपल लेटरल मीनिंग में बोले कि जो भी हमारे पास नंबर्स है उनका सम कर दो और डिवाइड बाय कितने नंबर थे वो लिख दो। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जो भी हमारे पास नंबर है, मान लो a1 प्लस a2 अप टू an, और डिवाइड बाय ये कितने नंबर है n, ये हमारा सिंपल मीन होगा। यहाँ पे नॉट नेसेसरी कि जो a1 a2 an है ये AP में हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है भाई, हम मीन तो किन्हीं भी नंबर का निकाल सकते हैं ना भाई, एवरेज तो किन्हीं भी Yes, sir. लेकिन अर्थमेटिक मीन केवल एक AP के लिए डिफाइन होगा। ठीक है, बट डिफाइन सेम तरीके से ही है। अर्थमेटिक मीन भी क्या है? a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an बाय n। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है? a1 a2 an आर इन AP, और यहाँ पे क्या है? नॉट नेसेसरी इन AP। यहाँ पे नॉट नेसेसरी की AP में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तब भी मीन डिफाइन होगा। यही सिंपल सा एक डिफरेंस है। तो ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सबसे सिंपल, अगर हमारे पास कोई भी तीन टर्म A B C आर इन AP, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B, बिकॉज ये भी D के इक्वल होगा, ये भी D के इक्वल होगा। कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस लिख सकता हूं। तो यहां से अगर मैं Yes, sir. B को इस साइड ट्रांसफर कर दूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ B, और A को इस तरफ ट्रांसफर कर दूं तो डेट मीन A प्लस C। तो B की जो वैल्यू मिली वो मेरे को मिली A प्लस C बाय 2, यही मिली द वैल्यू ऑफ B। Yes, sir. तो वी कैन से दैट B is the arithmetic mean between A and C। भाई ये दो नंबर A and C है, तो हमने इसको 2 से ही डिवाइड किया, फिर जो मिला वो B मिला। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं B जो है A और C का अर्थमेटिक मीन है। Yes. ये बोल सकते हैं। Yes.
ठीक है, तो अगर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो बी है वो अर्थमेटिक मीन है बिटवीन ए एंड सी, ठीक है सिंपली। तो अगर मैं बात करूं, तो अगर मेरे पास कोई भी 3 नंबर गिवन है, ठीक है, तो मैं बीच वाले नंबर को अर्थमेटिक मीन बोल सकता हूं कब, जब तीनों नंबर किस में हो, एपी में हो, ठीक है। तो ये रिलेशन हम काम आएगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी 2 नंबर गिवन है ए एंड बी, इसके अंदर हमें n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, n एम्स इंसर्ट करने हैं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो अगर मैं बात करूं, पहला नंबर ए है, लास्ट नंबर बी है, आपको बोला जाए इसके अंदर n अर्थमेटिक मीन पुट कर दो, a1 a2 अप टू an, और इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं किन्हीं भी 2 नंबर के बीच n अर्थमेटिक मीन पुट कर रहा हूं, तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट सीक्वेंस होगी वो स्टिल इज इन एपी। जो ये सीक्वेंस है ये क्या है, एक एपी है, ये नंबर्स क्या है, आर इन एपी। तो ये बताओ, ये जो अबव एपी है इसके अंदर टोटल टर्म कितनी हो गई सर n+2। टोटल टर्म n+2 होगी। अब अगर मैं बोलूं b की वैल्यू लिखना चाहता हूं मैं, तो b की वैल्यू मैं ऐसे लिख सकता हूं, b इज इक्वल टू a प्लस n+2 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिख सकता हूं। यस। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो b माइनस a इज इक्वल टू n+1 इंटू डी, ये लिख सकते हैं। यस। तो यहां से मेरे को d की वैल्यू मिल गई, तो d की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, डेट इज b माइनस a डिवाइड बाय n+1। यस। अब अगर मैं इस d की वैल्यू का यूज करता हूं, तो मैं a1 की वैल्यू लिख सकता हूं। a1 की वैल्यू क्या होगी, सिंपली a प्लस डी तो होगी, ये d की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यस। सिमिलरली a2 की वैल्यू भी लिख सकता हूं, a2 की वैल्यू क्या होगी, a2 a प्लस 2d। तो लास्ट टर्म जो an अर्थमेटिक मीन, लास्ट अर्थमेटिक मीन होगा वो सिंपली क्या होगा, a प्लस nd। इस तरीके से मैं n अर्थमेटिक मीन फाइंड कर सकता हूं। तो ये तरीका समझ में आया। सर लास्ट तो n-1 होगा। n-1 नहीं होगा ना। अब देखो, अब ये 2 टर्म एक्स्ट्रा ऐड करी थी ना, हम ये लिख रहे हैं a1, तो a1 लिखेंगे, ये सेकंड टर्म है ना, तो सेकंड टर्म के लिए क्या बनेगा, a प्लस डी। हाँ यस। ये समझ रहे हो। अब देखो, इस एक्सप्रेशंस के कुछ रिजल्ट निकाले जाते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट रिजल्ट की, ठीक है, जो कई बार क्वेश्चन में यूज में लिया जाता है कि a1 प्लस a2 अप टू an, इनका सम कर दिया जाए तो क्या मिलेगा। अब देखो, a1 की वैल्यू क्या मिली थी हमारे पास, यहाँ पे a प्लस डी मिली थी, a2 की वैल्यू क्या मिली थी, a2 की वैल्यू मिली थी a प्लस 2d, और लास्ट जो टर्म थी an, इसकी वैल्यू मिली थी a प्लस एन डी, यही मिली थी, ठीक है। तो अब अगर देखो इसमें सम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो Sn का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म है a प्लस डी इसका, और इसका लास्ट टर्म है a प्लस एन डी, ये लिख सकते हैं। बताओ भाई, सिंपली ये सीरीज भाई देखो, हमने क्या किया, इन सारे टर्म्स का जो जितने भी अर्थमेटिक मीन हमने इंसर्ट किए थे उनका सम कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये होगी, इसकी वैल्यू ये होगी। तो अब ये है तो एक एपी ना, तो इसका सम का फॉर्मूला ये लिख सकता हूं, क्योंकि देखो ये n टर्म है तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये सम का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। दिस इज अवर सम। भाई ये वाला फॉर्मूला n/2 a
A1 प्लस AN वाला फॉर्मूला लगाया है, समझ में आई बात? यस ठीक है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया n/2, यहाँ पे हो गया 2a, यहाँ से d कॉमन लिया गया तो ये आ गया n+1 इंटू डी, ये आ गया। यस सर। अब देखो अगर मैं यहाँ पे d की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो मेरे पास d की वैल्यू क्या आई थी, d की वैल्यू जो हमें मिली थी, जो हमने इसको सोल्व किया था, तो क्या मिला था यहाँ पे देखो, d इज इक्वल टू यहाँ पे b माइनस ए डिवाइड ओवर n+1 मिला था, तो d इज इक्वल टू b माइनस ए, ये मिला है d की वैल्यू। यस सर। अब ये d की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी जाती है, अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो डेट मीन्स n/2 2a प्लस n+1, d की वैल्यू होगी b माइनस ए डिवाइड ओवर n+1, ये कैंसिल हो गया। इसको आगे सिंप्लीफाई Yes, करें तो हमें क्या मिला, n/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा a प्लस b/2, यही मिला। यस सर। तो मैं ये कह सकता हूँ जो सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन्स इज इक्वल टू ये सम n into a plus b/2 arithmetic mean between these two numbers, n times arithmetic mean। ठीक है, तो ये हमारा एक रिजल्ट बन गया कि जो हमने दो नंबर के बीच अर्थमेटिक मीन डाले थे n, अगर उन n अर्थमेटिक मीन का सम किया जाता है तो वो जो सम है n टाइम्स होगा सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। दिस इज अवर सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। समझ में आई बात? यस सर। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, अर्थमेटिक मीन पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखो हमें बोल रहा है दो नंबर गिवन है, तो पहला ही नंबर गिवन है 1 और लास्ट नंबर गिवन है 31। इसके अंदर उसने m अर्थमेटिक मीन डाले हैं, तो पहला हो गया a1, दूसरा हो गया a2 और लास्ट वाला हो गया an। यही समझ में आ रहा है क्वेश्चन से? अब क्या कह रहा है वो, यस हमें रेशियो गिवन है किसका, a7 अर्थमेटिक मीन और m-1 अर्थमेटिक मीन। क्या रेशियो गिवन है, 5/9, और हमें बोल रहा है फाइंड करो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फिर यही पूछा है। तो हम वही तरीका अप्लाई करते हैं अपना, सबसे पहले d फाइंड करते हैं। तो देखो d की वैल्यू क्या आई थी बोलो, b माइनस ए डिवाइड ओवर n+1, यही आई थी। यस सर। तो d की वैल्यू पुट फाइंड करते हैं, तो d इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है 31 माइनस 1 n+1, तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे m, m+1। तो जो d की वैल्यू मिली हमें फाइनली डेट इज 30 डिवाइड ओवर m+1। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब अपना रेशियो सोल्व करते हैं जो हमें गिवन है, ये वाला रेशियो। ठीक है, तो a7 को क्या लिखें बताओ, a प्लस 7d, क्योंकि अर्थमेटिक मीन तो डायरेक्ट है। सर एक बार क्वेश्चन दिखाना ऊपर थोड़ा। क्वेश्चन पढ़ो। हाँ यस सर। ठीक है भाई, अर्थमेटिक मीन तो हम डायरेक्ट लिख रहे थे ना, वही सब्सक्रिप्ट के साथ। हाँ यस। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस, ठीक है ये लिख सकते हैं। अब अगर मैं इनमें d की वैल्यू पुट कर दूं, ठीक है, और ये रेशियो हमारा गिवन था, किसके इक्वल गिवन था, डेट इज 5/9। अब अगर मैं इसमें यहां से d की वैल्यू पुट करता हूं तो ये एक्सप्रेशन बन गया 5/9 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो, a की वैल्यू 1 है,
ये हमारा A था और ये वाला नंबर क्या था, B था। तो A की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, D की वैल्यू भी पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो A की वैल्यू अगर इसमें पुट की जाए इसमें, तो यहाँ पे मिलेगा 1 7, D की वैल्यू है 30 डिवाइड M प्लस 1। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 1 M माइनस 1, D की वैल्यू 30, हमने जो वैल्यू थी वो सब्स्टिट्यूट कर दी। ये बात समझ में आई आपको? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे आ गया 5/9 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया m प्लस 1 और ये एलसीएम कितना हो गया 210। और देखो जो एलसीएम आएगा वो तो कैंसिल ही हो जाएगा फाइनली, ये बात तो समझ में आ रही है? तो मैं एलसीएम को लिख नहीं रहा हूँ, कैंसिल हो जाएगा। यस सर। m प्लस 1 और इसको अंदर इंटू करें तो ये आ गया 30m माइनस 30। देखो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, चेक करो। ठीक है, अब अगर मैं देखूं यहाँ पे 5/9, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, m प्लस 211 और डिवाइड में क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो 31m और ये कितना मिला माइनस 29, यही मिला। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 155m और इसको इससे इंटू करें तो कितना हो जाएगा 9 5 जा 45 5 और 5 इंटू 2 10, तो 145। कैलकुलेशन चेक करते रहना साथ में, बताओ सही लिखा है? इक्वल टू 9m प्लस 99, ये मिलेगा। यस। इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो कितना बचेगा 146m बचेगा। और इसको इधर ट्रांसफर कर दो, इज इक्वल टू 175, इक्वल टू कितना बचेगा, ये 175। भाई इसको इसमें ऐड कर दो ना 145 को, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4, ठीक है, ये हो गया अगेन 4 और ये कितना हो गया 9 और 1 10, ये हो गया। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितने पे कैंसिल हो सकता है, कैंसिल करके देखो। सबसे पहले अगर हम 2 पे कैंसिल करते हैं तो ये हो गया 1022, फिर ये हो गया 73। अब इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दे तो कितना आएगा 122 73, तो ये 1 पे गया तो ये हो गया 73। कितना बचा है यहाँ पे रिमाइंडर में 12 माइनस 3 कितना बचा 8, 9 माइनस 7 हाउ मच 2, यहाँ पे 2, ठीक है। तो देखो ये 4 पे जा सकता है, 4 पे अगर ले जाते हैं हम, यहाँ पे 9 बचेगा, सॉरी दिस इज 9, 4 पे करते हैं तो 12, ये कैंसिल होगा, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास फाइनली कैंसिल होने के बाद 14 आ गई, यस सर। ठीक है। तो m इक्वल टू 14, तो इसका मतलब हमें इसमें कितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया हमने 14, दैट इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो जब ऑप्शन दिया हो ना तो हमें पूरा सोल्व नहीं करना है कभी भी पेपर के अंदर, ठीक है। एग्जाम के अंदर इतना टाइम नहीं है ना इतना बड़ा कैलकुलेशन करने का। तो जो एक्सप्रेशन फॉर्म हो गया, जैसे मान लो ये एक्सप्रेशन फॉर्म हो गया, फटाफट इसमें m की वैल्यू पुट कर दो। सबसे पहले बेस्ट गेस करो अपना कॉमन सेंस से, तो जो बेस्ट गेस लगता है वो इसमें पुट करो, वेरीफाई करो,
ठीक है, रिवर्स मेथड यूज करो एक एक्स, ठीक है, इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की बजाय। समझ रहे हो बात? यस सर। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी वैल्यू पुट करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं, वो थोड़ा इजी होगा जब कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी होने लगे तो। ठीक है, समझ में आई? अब देखो ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये आप घर से ट्राई करोगे, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। एक मिनट टाइप वो नोट। हाँ, अब देखो उसमें m की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। That is A3, okay? This is A3 upon AP minus 1 or this is equal to 2/5. हो गया नोट? यस ओके, चलो अब बात करते हैं हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी के बारे में। तो जीपी पढ़ा है आपने थोड़ा बहुत? यस सर। तो देखो जीपी किस टाइप की सीरीज होती थी हमारी, फर्स्ट टर्म ए होती थी, सेकंड टर्म क्या करते थे, किसी भी कांस्टेंट नंबर से फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते रहते थे, तो सेकंड टर्म मिलती थी ए आर, ऐसे थर्ड टर्म क्या मिलती थी ए आर स्क्वायर, तो जो इसकी जनरल टर्म होगी लास्ट टर्म वो क्या मिलती थी ए आर पावर n-1, यही मिलती थी। अगर मैं बोलूं जीपी का जनरल टर्म or we can say nth term, that is equal to this an equal to a into r power n-1। ठीक है, ये तो पता है। अब अगर हम बात करें जीपी के सम की, तो जीपी का सम अगर हमें फाइंड करना हो तो जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता था Sn इज इक्वल टू a r to the power n-1 r-1, और इसमें से माइनस बोथ साइड से कॉमन ले तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Sn को, Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस r to the power n 1 माइनस r। ये दो फॉर्मूले सेम ही फॉर्मूले है। जीपी के सम के फॉर्मूले यही होते थे। हाँ यस। ठीक है, अब अगर हम बात करें एस इनफाइनाइट, एस इनफाइनाइट मतलब एक इनफाइनाइट जीपी की, देखो जब भी सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स किसी भी जीपी के अंदर इनफाइनाइट होगी तो उसके जो आर की वैल्यू है मोड आर वो ऑलवेज लेस देन 1 होगा। दैट मीन वो टर्म्स क्या है कन्वर्ज होती जाएगी, जीरो छोटी होती जाएंगी। ठीक है, आर कभी भी 1 से बड़ा होगा तो हम एस इनफिनिटी नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो देखो एस एन का फॉर्मूला क्या था, ए आर, एस को ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस आर टू द पावर एन 1 माइनस आर, ऐसे लिख सकता हूं। अब देखो अगर आर की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, अब आर की पावर में एन करूंगा 1 से छोटी वैल्यू, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने ली 1/5, इसकी पावर में बहुत ज्यादा इंक्रीज करता हूं, जैसे मान लो मैंने लिखा 10,000, तो बताओ ये नंबर बहुत छोटा होगा या नहीं होगा, जीरो के पास होगा या नहीं होगा? यस भाई इसका डिनोमिनेटर Yes. बहुत बड़ा हो गया, तो मैं ये कह सकता हूँ ये जो यहाँ पे ये जो टर्म थी ये वाली टर्म when n tends to infinity, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इसमें इनफाइनाइट जाएगी, तो s इंफिनिटी, तो ये जो r है टू द पावर n है ये जीरो को टेंस करेगा, जीरो के पास जाएगा। यस तो हम ये बोल सकते हैं s इंफिनिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट a बचा और डिवाइड में 1 माइनस r बचा, ये s इंफिनिटी का फॉर्मूला होगा। ये बात समझ में आई? इंपॉर्टेंट बात क्या है, r लेस देन हमेशा 1 से कम होगा तभी इनफाइनाइट जीपी का सम हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है,
यस सर। ठीक है, तो ये एक जीपी का इजी सा क्वेश्चन है, ये आप खुद से ट्राई करना होमवर्क में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आप कर सकते हो इसे। लिख लिया? यस सर। चलो अब देखो ये इनफाइनाइट जीपी वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो हमें बोला है सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 15, तो इसका मतलब हमें एस इन्फिनिटी की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है? 15। यही लिखा है फर्स्ट स्टेटमेंट में। यस। सेकंड स्टेटमेंट में बोला है सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45। इसका मतलब देखो अगर कोई जीपी था ऐसा ए आर स्क्वायर डैश 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 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो मतलब इसका स्क्वायर करूं तो नई जो न्यू जीपी होगा वो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर। इसका स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर आर स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या मिलेगा? ए स्क्वायर आर की पावर 4। इस तरीके से टर्म मिलेगी नई जीपी की। यस सर। तो इसका एस इन्फिनिटी लिखना चाहे तो इसके एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होगा ये बताओ मेरे को। सर ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। हाँ, ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, बिकॉज फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, यही तो है हमारा एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला। भाई एस इन्फिनिटी के फॉर्मूले में हमने यही पढ़ा कि फर्स्ट टर्म a1 डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, यही तो पढ़ा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 45 गिवन है क्वेश्चन में यहाँ पे। अब हमसे क्या पूछा है? फाइंड द सीरीज, हमसे सीरीज के बारे में पूछा है। तो सीरीज कब निकल सकती है? जब a और r की वैल्यू आ जाए, दोनों वैल्यू। भाई कोई भी सीरीज फाइंड करनी है जीपी के अंदर, उसको कंस्ट्रक्ट करने का तरीका क्या है? a और r बोथ, तो हमारे पास दो इक्वेशन आई। फर्स्ट इक्वेशन आई हमारे पास एस इन्फिनिटी वाली, तो एस इन्फिनिटी वाले इक्वेशन से आया हमारे पास a 1 माइनस आर इज इक्वल टू 50। सेकेंड इक्वेशन आया स्क्वायर वाले से, a स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 45। इनको हमें सोल्व करके फाइंड करना है a एंड r की वैल्यू, उससे हमारा जीपी बन जाएगा। तो a और r के लिए इन्हें सोल्व करते हैं। तो देखो इस इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं सेकंड वाली को, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं a इंटू ए 1 प्लस आर 1 माइनस आर इक्वल टू 45, ये लिख सकता हूं। बताओ। यस सर। और यहाँ से ये वाली जो वैल्यू है ये इसमें यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी जाए तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा? a अपॉन 1 प्लस आर, इसकी वैल्यू कितनी थी? इस एक्सप्रेशन की 15 थी, इज इक्वल टू 45। इसको अगर कैंसिल करें तो यहाँ 3 मिलेगा। यस सर। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई मेरे पास 3 इंटू 1 प्लस आर, इस इक्वेशन से इसको सोल्व करके। और अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालता हूँ तो यहाँ से a की वैल्यू आ रही थी 15 1 माइनस आर, ये वैल्यू आ रही थी a की। यस सर। दोनों a की वैल्यू होगी तो सेम ही, ठीक है। यस सर। अगर हम इन दोनों को सोल्व करते हैं a के लिए तो हमारे पास क्या मिलेगा? यहाँ पे देखो ये था 15 1 माइनस आर, इधर है 3 1 प्लस आर। तो यहाँ से अगर हम सोल्व करें तो ये कैंसिल हुआ, डेट इज 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें 5 माइनस आर 1 प्लस आर, ये हो गया इधर 4, ये हो गया 6 आर। तो आर की वैल्यू आ गई 2/3, ये समझ में आया? यस सर। आर की वैल्यू 2/3 इसमें पुट करो तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 3 इंटू 1 प्लस 2/3
तो a की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई, 5 आ गई। 5 आ रही है। अब हम जीपी बना सकते हैं क्योंकि हमने उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि जीपी क्या होगी वो। यस तो देखो अब अगर हमें वो जीपी लिखना है तो जीपी हम कैसे लिखते हैं, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो a की वैल्यू क्या मिली हमें भाई, a इक्वल टू मिला था 5 और r इक्वल टू मिला था 2/3। तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2/3, 5 इंटू 2/3 का स्क्वायर डैश डैश डैश, यही लिखेंगे सारी टर्म्स। बोलो। यस सर। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आ गई 5, सेकेंड टर्म आ गई 10/3, थर्ड टर्म आ गया 20/9। सो ये हमारा इनफाइनाइट जीपी निकल गया। कई बार वो क्यूब भी कर सकता है, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है जीपी के इनफाइनाइट सम पे। ठीक है, तो समझ में आई बात इनफाइनाइट सम वाली। यस सर। तो ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना एपी जीपी से। ठीक है, कोई डाउट हो तो डाउट क्लास में पूछना। ठीक है, समझ में आया अच्छे से। यस सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, ये नोट कर लो, ये क्वेश्चन ट्राई करना। यस सर, नोट कर। चलो तो क्लास एंड करें आज का। ओके सर। चलो बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट।